हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी हब। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी हब में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पेपर कोड 110 प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत एंड विधियाँ, उसके इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये जो क्लास था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक क्लास जो कि कल शाम भी में हमने लाइव क्लास लिया था और काफ़ी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन किए थे और काफ़ी बेहतरीन क्लास हुआ था। और जो कि अभी आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको कहीं मिल नहीं रहा है। और मॉर्निंग से जो है कमेंट सेक्शन भरे पड़े थे आपके कमेंट से कि जो वीडियो है वो कहाँ चला गया, वो क्लास मिल नहीं रहा है। सो मैं बता दूं, वो जो है कुछ टेक्निकल इशू एंड टर्म्स की वजह से उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, हम लोग आपके लिए ऑलवेज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोबारा से इस वीडियो को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी इसको नहीं देखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बात पे क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, बेसिक टीचिंग मॉडल का विकास किया गया था। बेसिक टीचिंग मॉडल, ऑप्शन नंबर ए है स्किनर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर सी है जेरोम ब्रूनर के द्वारा, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो बेसिक टीचिंग मॉडल है ना, जिसे आप क्या कहते हैं, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, इसे किसने दिया था? रॉबर्ट ग्लेसर ने। तो आंसर विल बी इज राइट, ठीक है। और रॉबर्ट ग्लेसर ने जो है 1962 में, कब दिया था? 1962 में बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया था। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक टीचिंग मॉडल के कितने घटक या भाग हैं? तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग या फिर 2 भाग? तो जो आपका बेसिक टीचिंग मॉडल है उसके जो है टोटल 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा, अनुदेशात्मक या निर्देशात्मक। अगर आपके ऑप्शन में निर्देशात्मक आता है या अनुदेशात्मक तो आप दोनों के साथ जा सकते हैं। सेकंड है प्रारंभिक व्यवहार या पूर्व व्यवहार। थर्ड आपका होता है अनुदेशात्मक प्रक्रिया और आपका फोर्थ है वो होता है निष्पादन मूल्यांकन, ठीक है। तो ये आपके 4 जो है बेसिक टीचिंग मॉडल के क्या हैं? भाग हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बेसिक टीचिंग मॉडल का प्रथम पद क्या है? अब आपको जब वो 4 पद मैंने अभी जो 4 भाग बताए थे, अगर आपको वो पता होगा तभी तो आप ये वाला आंसर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी देखिए, अभी आपने देखा जो इसमें पूछा जा रहा है प्रथम चरण कौन सा है, प्रथम पद कौन सा है, तो अनुदेशात्मक उद्देश्य हो जाएगा, सामने ही दिख रहा है, ठीक है। प्रविष्ट व्यवहार होगा नहीं, कार्य निष्पादन मूल्यांकन आपने अभी देखा था ही नहीं उसमें, ठीक है। अनुदेशात्मक उद्देश्य, तो जो पहला होता है पद वो होता है अनुदेशात्मक उद्देश्य। लेकिन अगर यहाँ पे निर्देशात्मक उद्देश्य आता है तो भी आप किसके साथ जाएंगे? निर्देशात्मक के साथ, ठीक है, पहला पद। सो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा शिक्षण किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार क्षमता को बदलने के उद्देश्य से पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है? तो ये कोटेशन है क्वेश्चन नंबर 4 में कि किसके अकॉर्डिंग ये बात कही जा रही है कि जो शिक्षण है वो किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार क्षमता को बदलने के उद्देश्य से पारस्परिक प्रभाव का एक क्या है? रूप है। ऑप्शन नंबर ए है एडमंड एमिडोन का है, ऑप्शन नंबर बी है ब्रूबेकर ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी एन.एल. गेज का है, या डी है मॉरिसन का। तो ये जो कोटेशन है वो बेसिकली किसका है? एन.एल. गेज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे शिक्षण की क्या विशेषता होती है? एक गुड टीचिंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण सुनियोजित होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण प्रजातंत्रीय होनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए। सो आंसर क्या आ जाएगा? डी इज राइट, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो शिक्षण का कौन सा सिद्धांत पूछा जा रहा है, सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है तत्परता का सिद्धांत एंड डी है नियोजन का सिद्धांत। तो जो आपका तत्परता का सिद्धांत है वो आपके सामान्य शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट
निम्न में से कौन शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पूछा जा रहा है। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन का सिद्धांत, अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत या पूर्व अनुभव का सिद्धांत। तो जो आपका पूर्व अनुभव का सिद्धांत है ये आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। सो आंसर विल बी डी इज राइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शिक्षण सिद्धांत का प्रकार या श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिएगा, शिक्षा के प्रकार और पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि जो शिक्षा के सिद्धांत के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णात्मक शिक्षण सिद्धांत और प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, ये तो होता ही है। अनौपचारिक, देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन जो है ये आपको मिल गया। तो हमसे निगेटिव एक्चुअली पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि शिक्षण के कितने चरण होते हैं? शिक्षण के कितने चरण होते हैं? तो शिक्षण के 2 या 3 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है 4 चरण या 5। तो शिक्षा के टोटल 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? अब मैंने अभी बताया था, पूर्व क्रिया चरण, दूसरा होता है आपका अंतः क्रिया चरण और तीसरा होता है उत्तर क्रिया चरण। ठीक है, चलिए आगे, शिक्षण का अंतिम चरण कौन सा है? अब देखिए, आपको जो जो बताया जा रहा है ना वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सबको जो है, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको नोट डाउन कीजिए। हालांकि ये हमने भी अपने वीडियोस में, अपने जो है बाकी के प्रीवियस क्लासेस में सारे क्वेश्चंस पे एक बार जो है क्वेश्चंस को करा दिया गया है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। तो शिक्षण का अंतिम चरण कौन सा होता है? उत्तर क्रिया चरण, पूर्व क्रिया चरण या अंतर क्रिया चरण या इनमें से कोई नहीं? तो अभी आपने देखा जो आपका अंतिम चरण होता है शिक्षण का, तो वो होता है उत्तर क्रिया चरण। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षण के स्तर का कौन सा क्रम सही है? शिक्षा स्तर का कौन सा क्रम सही है? पहला देखिए, चिंतन स्तर, बोध स्तर या स्मृति स्तर। आपने पढ़ा होगा, देखिए मैंने जो मैराथन क्लास लिया था एंड जो सामूहिक मैम ने लिया था उसमें जो है शिक्षण के सिद्धांत और जो विधियाँ, आपका जो ये सिलेबस है, जो ये बुक है, इससे कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। हर एक टॉपिक कवर हो गया है। तो उसमें अगर आपने उस मैराथन को अटेंड किया होगा, उसको देखा होगा, तो आपको पता है होगा और अच्छे से आपने याद भी कर लिया होगा। सेकंड देखिएगा, बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर। सी है स्मृति स्तर, बोध स्तर या चिंतन स्तर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो शिक्षण के स्तर होते हैं उसका सही क्रम होता है पहला स्मृति स्तर, सेकंड होता है बोध स्तर एंड जो थर्ड होता है वो होता है चिंतन स्तर। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जो स्मृति स्तर दिया था वो किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। जो आपके बोध स्तर है वो किसने दिया था? तो बोध स्तर मॉरिसन ने दिया था। और जो चिंतन स्तर है वो हंट ने दिया था। तो इनको भी याद रखिएगा साथ ही साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा संप्रेषण विचार विनिमय मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं परस्पर जानने तथा समझने की क्या है? प्रक्रिया है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है? एडगर डेले का है, चेस्टर आई बर्नार्ड का है, क्रूग्स और वेरिस का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो कोटेशन है, जो स्टेटमेंट है, वो एडगर डेल ने कहा था। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, संप्रेषक के परिप्रेक्ष्य में क्या असत्य है? क्या पूछा जा रहा है? असत्य। जब भी आपके क्वेश्चन में निगेटिव पूछा जाए ना, असत्य हो या फिर नहीं है, तो उसको आप पहले सर्कल कीजिए ताकि वो चीज़ याद रहे। क्या पता, कई बार होता है ऐसा मिस्टेक, मुझे पता है कि आप क्या करते हैं कि संप्रेषक के परिप्रेक्ष्य में क्या असत्य है, आपने क्वेश्चन पढ़ा लेकिन आप आंसर जो है सही टिक करके चले आएंगे, जो सही होता है। कई बार ऐसा मिस्टेक हो जाता है, तो आप जो है पहले सर्कल कर लेंगे। तो देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है, संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए, इसमें विचार विनिमय पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल गलत है। देखिए जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसमें जो है विचार विनिमय जरूरी है। और जो तीसरा है, प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए क्या है? बुनियादी तत्व है। तो आंसर सी भी क्या है? सही है। तो हमसे पूछा गया असत्य कथन, तो यहाँ पे दिया है विचार विनिमय पर ध्यान नहीं की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण का मुख्य कार्य क्या है? संप्रेषण का मुख्य कार्य क्या है? कम्युनिकेशन का कार्य क्या होता है? क्यों हम कम्युनिकेट करते हैं, किस लिए करते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, पहला सूचना प्रदान करना, इंफॉर्मेशन को ग्रहण करना। बी है निर्देशन तथा निर्देश अथवा आदेश या संदेश प्रेषित करना, ठीक है, ये भी सही है। समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन को स्थापित करना, ठीक है। डी है उपयुक्त सभी, सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे फिर से असत्य कथन पूछा गया है, वो भी किसके पर्सपेक्टिव क्वेश्चन आया है? फिर से कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आपने जो है स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखे होंगे, तो उसमें जो है शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे टॉपिक को आपको फोकस करना होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं, यहीं से आपका टॉपिक या जो आपका टॉपिक जो है यहाँ पुटअप हो सकता है, यहीं से आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, तो संप्रेषण को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे असत्य पूछा गया है, तो संप्रेषण में कम से कम 4 व्यक्ति होते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि संप्रेषण जो है, जो कम्युनिकेशन है वो 4 व्यक्तियों में ही हो सकता है। 2 व्यक्ति अगर हों तभी भी आपका जो कम्युनिकेशन हो सकता है और होता भी है। ऑप्शन नंबर बी है संप्रेषण सतत प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। और जो सी है वो है संप्रेषण क्या है? द्विमार्गी प्रक्रिया है। और जो आपका डी है संप्रेषण में उचित माध्यम की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा गया है असत्य कथन, तो असत्य क्या हो जाएगा? संप्रेषण में कम से कम 4 व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल ये क्या है? हो जाएगा, सही हो जाएगा, आंसर विल बी ए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है अगला क्वेश्चन। संप्रेषण का उद्देश्य है उचित संदेश देना, क्रियाओं में समन्वय, सूचनाओं व समझ का विनिमय करना, या उपयुक्त सभी। तो देखिए संप्रेषण का क्या उद्देश्य होता है, क्यों हम कम्युनिकेट करते हैं? तो क्या संदेश देते हैं, ठीक है, उचित संदेश देना, क्रियाओं का क्या करना? समन्वय करना, और साथ ही साथ सूचनाओं या समझ का क्या होता है? विनिमय होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत डेली क्विज कराया जा रहा है, और एग्ज़ाम के लिए आपके पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 20 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो क्विज से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस और भी स्ट्रांग होगी, और आपकी जो तैयारी होगी वो क्या बेहतरीन बन सकेगी, ठीक है। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए देखिएगा, संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व है। अब संप्रेषण प्रक्रिया के कौन कौन से तत्व होते हैं, मतलब उसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? तो संप्रेषण संदर्भ, कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए संप्रेषण का सोर्स क्या होना चाहिए? बिल्कुल कम्युनिकेशन का एक सोर्स भी तो होना चाहिए। नेक्स्ट है संप्रेषण का माध्यम। तो ओवरऑल जो है, अब संप्रेषण का जो प्रोसेस है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, उसके लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्व अनुदेशन की विशेषता नहीं है? फिर से हमसे क्या पूछा गया है? स्व अनुदेशन की विशेषता नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है। देखिए, विद्यार्थियों को अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है, तो बिल्कुल सही बात है। स्वानुदेशन में विद्यार्थियों को अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। सेकंड देखिएगा, संप्रेषण छोटे छोटे फ्रेमों के रूप में होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। थर्ड है कि विद्यार्थी का मूल्यांकन अध्यापक करते हैं, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन जो ऑप्शन दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया है, और इसमें जो अध्यापक विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो आंसर नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार हैं? अभिक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार हैं? 2। अभिक्रमित अनुदेशन 2 होता है, 3 होते हैं, या 4 होते हैं, या 5? अब आपको बताना है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं ये मैंने आपको बताया है, बहुत बार ये क्वेश्चन हो भी गया है और बताया गया है। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा होता है आपका साखी अभिक्रमित अनुदेशन, और तीसरा होता है आपका मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। तो इन तीनों अनुदेशन को, तीनों टाइप्स को याद रखिएगा। और यहाँ पे ये भी याद रख लीजिए कि जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उसके जो प्रतिपादक है वो स्किनर है। साखी अभिक्रमित अनुदेशन है उसके प्रतिपादक आपके कौन हैं? क्राउडर, ठीक है।
और अगर बात करते हैं मैथेटिक्स की तो उनके जो प्रतिपादक हैं वो हो जाएंगे गिलबर्ट। ठीक है, तो इतना बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखिएगा, अनुदेशात्मक उद्देश्य के कितने पक्ष हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5 या ऑप्शन नंबर डी है 6। तो देखिए अनुदेशात्मक उद्देश्य के कितने पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं। अगर हम बात करें डिकेको और क्रॉफोर्ड के अकॉर्डिंग तो उन्होंने जो है अनुदेशात्मक उद्देश्य के 3 पक्ष बताए हैं। कौन कौन से, एक होता है शिक्षक उद्देश्य, ठीक है, टीचर ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा उन्होंने बताया है जो है विद्यालय उद्देश्य, जो कि होता है स्कूल्स ऑब्जेक्टिव्स। एंड जो थर्ड है उनका विद्यार्थी उद्देश्य, यानी कि स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये तीनों उद्देश्य आपको याद होने चाहिए। और अगर बात करते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है किसका, डिकेको और किसका, क्रॉफोर्ड का। तो इसको याद रखिएगा, अधिगम और अनुदेशन का मनोविज्ञान, किसकी पुस्तक है, डिकेको और क्रॉफोर्ड की। ठीक है, इसको आप बिल्कुल भी याद रखिए। एंड अगला देखिएगा, जो चीज़ें आपको नई लग रही हैं, नई तो वैसे कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं ऑलरेडी। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट चीज़ तो उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आप उसको फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा घटक प्रस्तावना कौशल से संबंधित नहीं है। अगेन हमसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा घटक प्रस्तावना कौशल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना। तो ये तो आपके प्रस्तावना कौशल में होता है। विचारों, कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, तो ये भी आपका प्रस्तावना कौशल का घटक है। छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षण, ये भी प्रस्तावना कौशल का घटक है। लेकिन आप जो देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 है विस्तृत सूचना प्राप्ति, ये आपके प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर विल बी डी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा घटक अनुशीलन प्रश्न कौशल से संबंधित नहीं है। अनुशीलन प्रश्न कौशल क्या होता है, इसको चलिए समझ लेते हैं। देखिए, अनुशीलन प्रश्न कौशल, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन स्किल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं ना, इस कौशल का प्रयोग तब करते हैं जैसे कि वो कोई क्वेश्चन पूछे और जो विद्यार्थी है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे उसका आंसर तुरंत दे देते हैं, और कुछ बच्चे जो है उस आंसर देने में, उस क्वेश्चन का आंसर देने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो टीचर जो है ऐसे प्रश्न तैयार करता है, ऐसे प्रश्न उनके सामने जो है देता है उन लोगों को, ताकि जो है बच्चा धीरे धीरे जो है उस राइट आंसर तक पहुंच सके। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन स्किल या अनुशीलन प्रश्न कौशल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये होता है। तो अब आई बात समझ में, तो चलिए अब देख लीजिए क्या होता है। प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनुशीलन कौशल के संबंधित है और इसके अंतर्गत आता है। संकेत देना, ये भी सही है। पुनः केंद्रीकरण, ये भी आपका अनुशीलन प्रश्न कौशल के अंतर्गत आता है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, आलोचनात्मक सजगता, ये अनुशीलन प्रश्न कौशल से संबंधित नहीं है। सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पुनर्बलक के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। अब आपने पुनर्बलक देखा होगा, सुना होगा कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका धनात्मक, एक होता है आपका ऋणात्मक और एक होता है उभयनिष्ठ। सो आंसर क्या हो जाएगा, हमसे यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है, नहीं होता है। तो यहाँ पे दंड जो है आपके ऋणात्मक पुनर्बलक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऋणात्मक पुनर्बलक के अंतर्गत आता है, ना कि पुनर्बलक का प्रकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, उत्तम श्यामपट्ट लेखन की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, उत्तम श्यामपट्ट लेखन, अब श्यामपट्ट मतलब जो भी हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो सबसे उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो स्वच्छ, सुंदर, स्पष्ट लिखना चाहिए, बिल्कुल सही है। लिखावट की स्पष्टता होती है, ये भी ठीक है, और सीधी लिखावट। सो ओवरऑल डी इज राइट। नेक्स्ट देखिएगा, किसने कहा कि शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। क्या देखिएगा, स्टेटमेंट अगेन देख लीजिए कि किसने कहा कि शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो जो ये कथन है, जो ये स्टेटमेंट है, वो स्मिथ महोदय का है। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा गुण सफल अध्यापक का नहीं है।
सफल अध्यापक का, एक सक्सेसफुल टीचर के कौन से गुण नहीं आपको बताना है। स्वयं की शैक्षिक एवं शिक्षण योग्यताएं, कार्य करने की इच्छा शक्ति, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, बालकों को समझने की योग्यता एवं कुशलता। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो आंसर नंबर सी है, जो ऑप्शन सी है उसमें है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। ये जो है सफल अध्यापक के गुण नहीं होते हैं। अब जब आप बायसनेस दिखाएंगे क्लासरूम में तो वो आपकी जो टीचिंग होगी वो कभी सक्सेस नहीं हो सकती। आपके जो है ये जो है सफल टीचर का कभी भी गुण हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अध्यापक के व्यावसायिक उन्नति में कौन सी बात महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कार्य निष्पादन या प्रदर्शन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी है अध्यापकों की प्रतिबद्धता के क्षेत्र, क्या क्या उनके कमिटमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि बालकों के प्रति प्रेम वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, समाज के प्रति भी उनका कमिटमेंट होता है। सी हो गया अध्यापकों की दक्षता क्षेत्र। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है कि शिक्षण की कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित नहीं है। यहाँ पे पूछा जाए है जो टीचर सेंटर्ड जो आपका शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड है, कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए व्याख्यान विधि की बात करें, ऑप्शन नंबर जो ए है व्याख्यान विधि, ये बहुत ही पुरानी और क्या है, परंपरागत विधि है, तो ये तो शिक्षण केंद्रित है। ठीक है, अब शिक्षण केंद्रित तो वही होता है ना जिसमें शिक्षण ही करता धरता है, शिक्षण ही प्रधान है। ठीक है, बालक का उसमें कोई काम नहीं है, बालक उसमें क्या होता है, निष्क्रिय होता है। प्रदर्शन विधि की बात करें तो ये भी क्या होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। ऐतिहासिक विधि भी ये क्या है, काफ़ी प्राचीन विधि है और ये भी जो है शिक्षक केंद्रित विधि है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है समस्या समाधान विधि, ये आपका शिक्षक केंद्रित विधि नहीं है बल्कि ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 29, शिक्षण की कौन सी विधि, अभी आपने देखा बाल केंद्रित पूछी गई थी, शिक्षक केंद्रित अब पूछी गई है, बाल केंद्रित विधि नहीं है। ठीक है, बाल केंद्रित विधि इसमें से कौन सी नहीं है। सो पहला देखिएगा प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला विधि जो है आपका बाल केंद्रित होता है। ठीक है, उसमें बालक खुद से जो है करके सीखते हैं अपना। ठीक है, सेकंड है आपका प्रदर्शन विधि और थर्ड है परियोजना विधि एंड डी है आपका खोजपूर्ण विधि। तो जो आपका प्रदर्शन विधि होता है वो क्या होता है, टीचर सेंटर विधि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प के चयन को क्या कहते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, 1 2 3 4 बहुत सारे ऑप्शन है और आपने जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज़ किया तो वो क्या हो गया, आपका जो फाइनल डिसीजन हो गया, निर्णय हो गया। तो क्या हो जाता है, निर्णय लेना। तो आंसर बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेलीविज़न किस प्रकार के शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेलीविज़न का एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बेयर्ड ने जो है इसका आविष्कार किया था और ये जो है आपका ऑडियो विजुअल एड्स आते हैं। ठीक है, ये टेलीविज़न क्या होता है, दृश्य शब्द सामग्री के अंतर्गत आता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचार्य की मुख्य जिम्मेदारी है, जो प्राचार्य होते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला होता है, पहला ऑप्शन नंबर देखिएगा निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी है मार्गदर्शन कार्यक्रमों को व्यवस्थित और संचालित करना। ऑप्शन नंबर सी है अनुशासन की समस्याओं को संभालना और डी है स्कूल रिकॉर्ड बनाना। तो जो सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट जाएगा वो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करना। ये जो है प्रचार का मुख्य कार्य है, मुख्य जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, निर्णय लेने का चरण जिसमें संगठन के लक्ष्य, विकल्पों की भविष्यवाणी करना और लक्ष्यों को संप्रेषित करना शामिल है, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है, अदल बदल कहलाता है, योजना कहलाता है या मूल्य। तो ये आपका क्या कहलाता है, योजना कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विद्यालय के हेडमास्टर से अपेक्षा की जाती है। अब विद्यालय के हेडमास्टर से क्या क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं उसको देखिए। ऑप्शन नंबर ए है बजट तैयार करना, बिल्कुल सही है। दैनिक बैठक करना, जो रोजाना मीटिंग्स वगैरह होते हैं वो करना, या अध्ययन के पाठ्यक्रम को संचालन में लाना, तो ये भी सही है। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा शिक्षक वह हो सकता है जो शिक्षण में वास्तविक रुचि रखता है, अपने विषय की जानकारी रखता है, वह जानता है कि छात्रों को कैसे नियंत्रित किया जाए, या फिर अच्छी अभिव्यक्ति रखता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शिक्षण में वास्तविक रुचि रखता हो, तो वो जो है एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। ठीक है,
सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को उस शिक्षकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब छात्र जो है वो किस टीचर को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है, किसको देनी चाहिए प्राथमिकता। देखिए, परीक्षा से पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न को बताते हैं, क्या उस टीचर को प्राथमिकता देनी चाहिए, या कक्षा में नोट्स दे देते हैं, निर्देशित करते हैं, उनको देनी चाहिए, या विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों को दूर करते हैं। तो यही जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी बच्चे ज़्यादा उन्हीं को वो करते हैं, नोटिस करते हैं, या फिर उन्हीं को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो भी विषय वस्तु से संबंधित जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंतर प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण का कौन सा क्रियाएं होता है, ठीक है, मतलब कि शिक्षण की जो कौन सी क्रियाएं आपके अंतर अवस्था के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा, छात्रों का निदान करना, बिल्कुल सही बात है। आपका उद्दीपकों का चुनाव करना और पृष्ठपोषण या आपका पुनर्बलन। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, स्मृति स्तर के शिक्षण हेतु क्या किया जाना चाहिए। छात्रों को प्रेरणा दी जाए, पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाए, कक्षा का आकांक्षा स्तर को बढ़ाया जाए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखिएगा, जो स्मृति स्तर होता है ना, उसके शिक्षण में छात्रों को क्या करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए या फिर प्रेरणा देनी चाहिए। यहीं पे एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, जो स्मृति स्तर है उसको किसने दिया था, हर्बर्ट ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। अब चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए क्या चीज़ आवश्यक नहीं है, छात्रों का आकांक्षा स्तर ऊंचा होना। सेकेंड है कि इस स्तर के शिक्षण के पूर्व स्मृति तथा बोध स्तर का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। छात्रों की बुद्धिमत्ता, तो यहाँ पे देखिए छात्रों की बुद्धिमत्ता होना आवश्यक नहीं है। सो आंसर सी इज राइट, ठीक है। और चिंतन स्तर किसने दिया था, अब बताइए, हंट ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा हुआ था या किसने किया था, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि हम लोग PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, तो ये जो है आखिरी क्वेश्चन रह जाता है। कमेंट में आंसर, आपके सारे लोगों के आंसर, जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी लोग आंसर जरूर करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन वो कितने लेवल तक पहुंची है, ठीक है। सो ये जो PYQ है उसके सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे कंप्लीट, और अब आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर देखा जाएगा तो एक और PYQ जो है आपके लिए अपलोड हो जाएगा चैनल पे, ठीक है। तो बस प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।